हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार वेदांता क्लासेस छपरा से आज फिर से आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों हमने लाइट यूनिट स्टार्ट किया, ऑप्टिक्स यूनिट स्टार्ट किए हुए हैं और उसमें हमने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कंप्लीट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताया भी। और अब हम लोग उस यूनिट में जो है वो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग प्रिज्म की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्रिज्म है क्या, हम लोग को किस तरह के प्रिज्म का स्टडीज करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है वो अगर लाइट और प्रिज्म की रिलेशनशिप को हम लोग समझेंगे और ये देखेंगे कि जैसे ही लाइट पे प्रिज्म पे इंसिडेंट होता है तो कौन कौन से फिनोमेनन्स होते हैं। और हम लोग ये कंप्लीट जो है वो क्लास 12 का पूरे प्रिज्म से रिलेटेड टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो चलते हैं प्रिज्म पहले। तो अगर हम लोग बात करें प्रिज्म की, तो दोस्तों प्रिज्म जो है, अगर एक सिंपल प्रिज्म की बात करें तो सिंपल प्रिज्म जो है होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जिसमें कि एटलीस्ट दो तुम्हारे नॉन पैरेलल प्लेन सरफेसेस बॉन्डेड होते हैं। मतलब कम से कम उसमें दो जो है वो नॉन पैरेलल प्लेन सरफेसेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये भी हम लोग देखेंगे तो ये भी हम लोग का प्रिज्म ही है। ठीक है, ऐसे बहुत तरह के प्रिज्म होते हैं, बट जो हम लोग को स्टडीज देखो, कम से कम इसमें ये भी आप देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो इसमें ये दो तुम्हारे नॉन पैरेलल हो गए, बाकी तो कुछ पैरेलल दिख रहा है, लेकिन कहता है कम से कम दो जो है वो नॉन पैरेलल प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म। क्लास 12th में जो हम लोग को पढ़ना है वो ट्रेंगुलर प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। मतलब अब ट्रेंगुलर प्रिज्म क्या होता है, तो ट्रेंगुलर प्रिज्म में बस जो रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेसेस उसमें इन्वॉल्व होंगे वो तीन प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे दो दो फिगर लिए हुए हैं। ठीक है, ये 3D में है, ये आपका 2D में है फिगर। तो तीन में अब आप एक ट्रेंगल में देखेंगे तो तीन तुम्हारे साइड होते हैं, तो हम लोग यहाँ साइड ना बोल करके ऐसे जो है वो तीन हम लोग प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे। जैसे ये एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ, एक ही सेकेंड हो गया और एक ही थर्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, यही हमने 3D में फिगर बनाया। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ टर्म्स जानने हैं। जो दो तुम्हारे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, जैसे ट्रेंगुलर में तीन तुम्हारे प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे, उनमें से दो ऐसे प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो लाइट के रिफ्रैक्शन में इन्वॉल्व होंगे, यानी जिन दो सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब जैसे हम लोग अगर ये माने कि ये दोनों फेस जो है वो लाइट के रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करता है, देन इस फेस को और इस फेस को, इन दोनों फेस को जो है हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस या फेस बोलेंगे। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जिस लाइन के अलोंग इंटरसेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे एक लाइन मिलेगा तुमको, दैट मीन्स कि हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग एज। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग एज। एंड द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। और एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग कैपिटल ए से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और इसके बाद जो थर्ड एक सरफेस बच जाएगा दैट इज कॉल्ड बेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म का बेस। तो आपको इतने सारे टर्म्स जो है वो प्रिज्म से रिलेटेड आपको याद रखना होगा कि हम लोग को जो क्लास 12th में पढ़ना है वो ट्रेंगुलर प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। सो हमने यहाँ पे ट्रेंगुलर प्रिज्म बताया। ट्रेंगुलर प्रिज्म में आपको तीन प्लेन जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे, उनमें से दो जो लाइट के रिफ्रैक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ये दो हम लोग के रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। यहाँ के लिए देखेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे।
इसके बाद जिस लाइन के एलोंग रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज, एंड द थर्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड बेस ऑफ द प्रिज्म। ये हो गया हम लोग का प्रिज्म। और जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होगा इसके जो बीच का एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, और एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग कैपिटल ए से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो ये प्रिज्म से रिलेटेड कुछ आपको छोटे छोटे टर्म्स जो है हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब बात आती है, ठीक है, कि जैसे हम तो बोले कि आपको 12th क्लास में 12th स्टैंडर्ड में आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ना है, ठीक है। तो अब ट्रायंगुलर प्रिज्म में हम लोग आए और अगर एक प्रिज्म पे लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं, जैसे ये प्रिज्म हो गया 2D में और ये लाइट रे इस पे इंसिडेंट कराए, ठीक है, तो इस प्रिज्म के साथ देखेंगे कि ये दो तरह के फेनोमेनन्स यहाँ पे शो करेगा। इस लाइट रे में ये दो तरह के प्रिज्म इफेक्ट शो करता है। पहला डेविएशन, फर्स्ट जो है वो डेविएशन, और सेकेंड जो है वो डिस्पर्सन। डेविएशन दैट मीन्स चेंज इन पाथ, ठीक है, डेविएशन दैट मीन्स चेंज इन पाथ, और डिस्पर्सन दैट मीन्स स्प्लिटिंग। इसका मतलब कि ये अगर हम लोग का इंसिडेंट लाइट रे हुआ, इंसिडेंट लाइट रे अगर हुआ तो इस इंसिडेंट लाइट रे में जैसे ये प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होगा तो इसमें दो तरह के इफेक्ट आएगा। एक अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट भी कर जाएगा, एक जो है ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या कर जाएगा, डेविएट कर जाएगा, और दूसरा कि ये स्प्लिट भी होगा अपने कंस्टिट्यूएंट कलर ऑफ लाइट में इफ द इंसिडेंट लाइट रे इज मोनोक्रोमेटिक। देखो सॉरी, इफ द इंसिडेंट लाइट रे इज डाइक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर ऑफ लाइट। अगर ये सिंगल कलर ऑफ लाइट है तब तो स्प्लिटिंग नहीं होगा, बट अगर मान लो इंसिडेंट लाइट रे दो तीन कलर का मिक्सिंग है, देन ये जैसे प्रिज्म से इमर्ज आउट होगा तो देखेंगे कि अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर में स्प्लिटेड फॉर्म में रहेगा। तो ये प्रिज्म का इफेक्ट है कि ये प्रिज्म दो तरह के इफेक्ट शो करता है, एक लाइट रे में डेविएशन प्रोड्यूस कराता है और दूसरा डिस्पर्सन। हम लोग को पूरे इस 12th स्टैंडर्ड में इंडिविजुअली डेविएशंस को भी पढ़ना है और डिस्पर्सन को भी पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म यहाँ पे, और इसके लिए हमने एक फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। हम एक जो है ए बी सी, ये ए बी सी एक हम लोग ग्लास प्रिज्म लेते हैं, और इस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल कितना ले ले ए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है प्रिज्म मटेरियल का वो हम लोग कितना ले लेते हैं म्यू। अब ए बी एंड ए सी are the two refracting surfaces of the prism because these two surfaces are involved in the refraction of light ray। ये AB और AC को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग फेस या सरफेस। रीजन तो इन्हीं दोनों, देखो ये सरफेस से लाइट के रिफ्रैक्शन में दोनों सरफेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस और रिफ्रैक्टिंग फेस। एंड द एंगल बिटवीन दिस टू सरफेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब हम लोग एक पी क्यू यहाँ ध्यान देंगे, एक पी क्यू हम लोग लाइट रे ले लिए जो इसके फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग फेस पे एंगल आई पे इंसिडेंट करते हैं। देखो ये नॉर्मल है इस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे। आफ्टर रिफ्रैक्शंस द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड्स के, यहाँ से ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे हुआ पी क्यू आर, और इस एंगल को हम लोग कितना मान लिए R1। अब फिर देखो कि जो क्यू आर है वो अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC पे इंसिडेंट हो रहा है, और इसका ये नॉर्मल हुआ इस फेस के लिए, तो ये एंगल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं R2। देन अब यहाँ पे डेंसर टू क्या है, रेयरर, देन लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट एंगल I। इसको हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस ले लिए कितना है E। देखो ये पी क्यू इनिशियल ये डायरेक्शन हो गया हम लोग का M N, ये पी क्यू आर S T, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो पी क्यू को हम लोग ये जो लाइन लिए हैं ये इनिशियल इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शंस लिए हैं, ठीक है। और यहाँ क्यू आर के एलोंग फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग फेस, फिगर को ध्यान समझना है। पी क्यू जब इंसिडेंट होता है तो इस फर्स्ट फेस ए बी से ये क्यू आर के एलोंग रिफ्रैक्ट होता है। अब फिर इस क्यू आर लाइट रे जैसे सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो ये आर एस के एलोंग इमर्ज आउट होता है। देन आर एस को हम लोग इमर्जेंट रे बोलेंगे। तो देखो ये लाइट रे हुआ, ठीक है। बाकी ये सब तुम्हारा कंस्ट्रक्शन है। ये देखो ये फर्स्ट फेस पे तुम्हारा ओ क्यू जो है वो फेस ए बी पे नॉर्मल है, ओ टी जो है वो सेकेंड रिफ्लेक्टिंग फेस पे नॉर्मल है, और ये क्यू एम जो है वो इनिशियल इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। और आर एस को हम लोग बैक में प्रोड्यूस किए हैं along the RN and this is called angle of deviation. MNR is called angle of deviation. डेविएशन क्या आता है, ठीक है। तो हमने बोला है कि प्रिज्म दो तरह के इफेक्ट या दो तरह के फेनोमेनन शो करता है, एक डेविएशन दूसरा डिस्पर्सन। प्रिज्म के केस में डेविएशन क्या है, हम लोग डेविएशन प्रिज्म के केस में डिफाइन करते हैं द एंगल थ्रू विच द प्रिज्म द एंगल थ्रू विच द इंसिडेंट लाइट रे इज टर्न आउट थ्रू द प्रिज्म, यानी जिस एंगल के थ्रू लाइट रे प्रिज्म के थ्रू टर्न आउट होता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं डेविएशन। देखो ये इनिशियल डायरेक्शन हुआ बट ये इमर्ज होता है ऐसे, यानी ये इतने एंगल से क्या होता है टर्न अप होता है एंड दैट एंगल इज कॉल्ड डेविएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो है वो लाइट का रिफ्रैक्शंस देखना होगा, ठीक है दोस्तों। बाकी हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए, उस नोट से आप देख सकते हैं। हम डेरिवेशंस को आते हैं यहाँ पे। देखो हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं ए क्यू ओ आर में, तो लिखते हैं, यहां से आते हैं, इन द क्वाड्रिलेटरल्स ए क्यू ओ आर, ठीक है। देखो एंगल ए प्लस इस एंगल और प्लस एंगल ए क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल ओ आर ए इक्वल टू 360 डिग्री। इन तीनों चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। अब अभी आपको हमने बोला कि ये लाइन तो क्या बता नॉर्मल है, तो ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा 90, ये भी टोटल एंगल कितना आ जाएगा 90, यानी एंगल ए प्लस ए क्यू ओ, तो ये जाएगा 90 प्लस एंगल देखो क्यू ओ, तो क्यू ओ आर प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट। एक ट्रायंगल और लेते हैं, देखो क्यू ओ आर, तो लिखते हैं ऑल्सो इन द ट्रायंगल क्यू ओ आर, ठीक है। और यहां से देखो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल R1 प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल R2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और इसको जो इक्वेशन सेकेंड 180 इक्वेट कर देते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 we get, देखो ये एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल R2, एंगल क्यू ओ आर कैंसिल,
और तब हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। दैट मीन्स इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म से हटा के लिखेंगे तो R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। ये हो गया थर्ड। हम लोग का मेन एम है फर्स्ट सेक्शन में जो अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं प्रिज्म में, इसमें हमने बोला कि टोटल प्रिज्म आपको कंसंट्रेट करना, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रिज्म से आते हैं। आप उठाइएगा प्रीवियस ईयर्स में प्रिज्म और रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट को रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रिज्म से रिलेटेड आपको दो फेनोमेनन्स देता है पढ़ने के लिए, दो तरह की इफेक्ट शो करता है, एक डेविएशन और दूसरा डिस्पर्सन। फर्स्ट सेक्शन we studies the deviation produced by the prism and on what factors the deviation produced by the prism is depend। किस किस फैक्टर्स पे जो है वो एक प्रिज्म के थ्रू जो डेविएशन प्रोड्यूस किया जाएगा वो डेविएशन डिपेंड करता है, ये हम लोग को देखना है। चलिए तो हम लोग का मेन एम क्या होती है, डेल्टा निकालना, और ये डेल्टा देखना होगा किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए तो लिख सकते हैं कि हियर डेल्टा इक्वल टू, देखो ये जो डेल्टा होगा अगर हम लोग ट्रायंगल एन क्यू आर की बात करें तो ये एक्सटीरियर एंगल, देन इन दोनों एंगल के ये सम के क्या होगा इक्वल। दैट मीन्स हियर डेल्टा इक्वल टू एंगल एन क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एन। ठीक है। ऑल्सो हम लोग ये एक एक एंगल निकालेंगे तो देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से यहां से लेके ये एंगल आई के इक्वल, देन ये एंगल कितना होगा आई माइनस R1। दैट मीन्स ऑल्सो एंगल एन क्यू आर इक्वल टू ये आई माइनस क्या हो जाएगा R1। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो एंगल क्यू आर एन जो हो जाएगा वो ई माइनस कितना हो जाएगा R1। देखो कुछ नहीं सोचना है, ये टोटल एंगल, ये एंगल आई तो टोटल ये एंगल आई, अब ये आई है यहाँ से लेके यहाँ तक और ये कितना है R1, देन ये कितना हो जाएगा आई माइनस R1। इसी तरह देखो ये ई है तो टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ई, और ये एंगल कितना है R2, देन ये एंगल कितना हो जाएगा ई माइनस R2। वही हमने लिख लिया। देयरफॉर अब हम लोग इक्वेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू इसका वैल्यू रखेंगे तो i माइनस R1 और इसका वैल्यू रखेंगे तो e माइनस यहाँ R2 होगा e माइनस R2, यहाँ पे एंगल R2 है, और तब हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू i प्लस e माइनस R1 प्लस R2, और इसको जो है इक्वेशन हम लोग 4 एज्यूम करेंगे। इसमें एक चीज और हम आपको बता दें कि इसके बीच के किसी भी इक्वेशन से आपको क्वेश्चंस पूछता है, हर एक स्टेप को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 4 और 3 से इक्वेट करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 3 and 4 we get delta is equal to I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे A, और डेल्टा प्लस A इक्वल टू I प्लस E। ठीक है, एक पॉइंट आप यहां से समझेंगे। देखो दैट मीन्स पहला हम लोग को कंक्लूजन तो ये मिला, ठीक है, कि सम ऑफ angle of prism and deviation, angle of deviation produced by the prism is equal to the sum of angle of incidence and angle of emergence। ठीक है, यानी angle of incidence और angle of emergence इन दोनों का जो सम होता है वो प्रिज्म एंगल और जो डेविएशन प्रोड्यूस होता है प्रिज्म के थ्रू इसके इक्वल होता है। एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। दूसरा देखो, अगर आप एक प्रिज्म सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लो हम लोग एक ही प्रिज्म सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब क्या है बताओ कि दो चीज इसका कांस्टेंट हो जाएगा। इफ यू सेलेक्टेड प्रिज्म देन द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म
is constant and the angle of prism is constant. That means अब ये दोनों constant, ठीक है, तो जैसे तुम I का एक वैल्यू लोगे तो E का एक यूनिक वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि एक डिफिनिट वेज में ही लाइट का रिफ्लेक्शन जो है प्रिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म। ये तो हुआ जनरल प्रिज्म के लिए। हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हमने आपको बोला कि पूरे रिफ्लेक्शंस में आपको समझाते हैं कि जो भी एंगल होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को स्मॉल एंगल्स के लिए देखना है, तो हम लोग अपना टॉपिक लेते हैं डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म। इस टॉपिक में हम लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे देखो, कुछ नहीं करना है, each points पे at the point Q and at the point R we are using the Snell's law। ठीक है, तो लिखते हैं कि the deviation produced by the prism is given as, देखो कितना है, इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लेते हैं 5 डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। ठीक है, और तब हम लिखेंगे दैट मीन्स कि डेल्टा इक्वल टू तो आई प्लस, या रहने देते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू तो आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, अब लिखते हैं यूजिंग द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, देखो यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1 फॉर द स्मॉल एंगल आई एंड R1 साइन आई जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई एंड साइन R1 जो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R1। दैट मीन्स म्यू इक्वल टू आई बाई R1 और आई इक्वल टू म्यू इंटू R1। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड सरफेस पे अप्लाई कर ले तो ये E इक्वल टू आ जाएगा म्यू इंटू R2। अब कुछ नहीं करना है, I और E का वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, और इसको जो इक्वेशन 6 ले लेते हैं, तो लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड E इन द इक्वेशन 6 वी गेट, रखेंगे कि डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, सॉरी आई का वैल्यू कितना है, देखो म्यू इंटू R1, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का, एक मिनट 1 मिनट, म्यू इंटू R1 प्लस म्यू इंटू R2 माइनस ए, और ये डेल्टा इक्वल टू म्यू कॉमन हो जाएगा तो R1 प्लस R2 माइनस ए, और डेल्टा इक्वल टू, देखो R1 प्लस R2 इक्वल टू हम लोग का आया है ए इक्वेशन 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 के प्लेस पे कितना रख दिए ए, तो म्यू इंटू ए माइनस ए, और दैट मीन्स डेल्टा इक्वल टू ए कॉमन ले लेंगे, म्यू माइनस 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 7। प्रिज्म से रिलेटेड देखो दो फॉर्मूला, ठीक है, एक यहाँ पे इक्वेशन 6 में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और इससे तो मिलेगा ही। ठीक है, ये हम लोग का यूनिवर्सल है, ये आप स्मॉल एंगल के केस में अप्लाई करेंगे, यानी डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। समझा? अब अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसमें बीच बीच में बहुत सारे स्टेप्स जो भी हम लोग इन्वॉल्व किए, ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी इक्वेशंस आपको दिख रहा है, इस सारी इक्वेशंस आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, और इसके लिए आपको करना ये होगा कि इस डेरिवेशंस को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे,
ठीक है, बार बार अपने पेन और पेपर का यूज करके इसको लिखेंगे जिससे कि आपका डेरिवेशंस पूरे दिमाग में सेट कर जाए। अब हम लोग चलते हैं मिनिमम डेविएशंस की तरफ, ठीक है। मतलब ये कि देखो डेविएशंस, एक प्रिज्म के थ्रू जो डेविएशंस प्रोड्यूस होता है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर एक देखो एंगल ऑफ इमरजेंस, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यानी जो डेविएशन होता है डेल्टा, इस ये 3 फैक्टर्स पे हम लोग को देखना है, डिपेंड करता है। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है, यानी अगर ये चेंज करते हैं तो भी डेविएशन चेंज करता है। दूसरा एंगल ऑफ प्रिज्म पे, ठीक है, और तीसरा देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मैटेरियल। ये 3 फैक्टर्स पे जो है वो एक प्रिज्म के थ्रू जो डेविएशन होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब आते हैं मिनिमम डेविएशंस की तरफ। तो मिनिमम डेविएशंस को अगर हम लोग को समझना है तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक प्रिज्म के थ्रू जो डेविएशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो डेविएशन डेल्टा और वर्सेस आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि जो डेविएशन प्रोड्यूस होता है एक प्रिज्म के थ्रू वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, अभी हमने बताया आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे एक्सपेरिमेंटल। तो एक आपको एक्सपेरिमेंटल ग्राफ देखना है, ठीक है, इसके बीच में डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके बीच में हम लोग को एक ग्राफ देखना है। तो देखो एक्सपेरिमेंटली जो है एक ग्राफ हम लोग को स्टडीज करना है, यानी किया क्या गया, डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक प्रिज्म के थ्रू जो डेविएशन प्रोड्यूस किया गया उसको नोटिस किया गया एक्सपेरिमेंटली, और तब इसका ग्राफ ऑब्जर्व किया गया। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का ऑब्जर्व होता है, ठीक है। अब इस ग्राफ से आपको कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। ग्राफ से कंक्लूजन क्या निकालना है, देखो यानी यहां से अगर आप देखें कि अगर हम लोग एंगल ऑफ, एक तो पहला है कि अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें, देखो यहां से देख रहे हो क्या कंक्लूजन मिल रहा है, कि कंक्लूजन ये मिल रहा है कि यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू उसके लिए भी डेविएशन डेल्टा है, और यहां के लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए भी एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, डेल्टा। दैट मीन्स मोर देन वन वैल्यू of the angle of incidence, the deviation produced by the prism is same. That is called many one function. इसी को हम many one भी बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो। बट ग्राफ से यानी एक से ज्यादा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम जो है वो डेविएशन हो सकता है एक प्रिज्म के थ्रू। हम लोग को यहाँ पे ऑब्जर्व ये करना है ग्राफिकली, आप एक पॉइंट के बाद ऑब्जर्व करेंगे और वो पॉइंट ये है, इस पॉइंट से इस ग्राफ के 2 सेक्शन आप देखिए, एक यहां से लेके ये और एक इसके बाद वाला ये सेक्शन। इस सेक्शन से हम पहले चलते हैं। देखो अगर हम लोग यहां से जैसे से एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कराएंगे, इनिशियली द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इज डिक्रीजिंग। फर्स्ट कंक्लूजन, दैट मींस व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीजेस, initially the deviation produced by the prism is decreases and the deviation produced by the prism attain certain value which is minimum, and after that the deviation produced by the prism is increases if the angle of incidence is increases that value। अगर कहने का मतलब ये है कि देखो इनिशियली तो डिक्रीज करेगा और एक पार्टिकुलर तुम्हारे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो डेविएशन चूंकि डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करके एक मिनिमम वैल्यू अटेंड करने की बात आएगी। जब फंक्शन डिक्रीज करता है तो वहां पे क्या होता है, एक मिनिमम वैल्यू आता है। तो चूंकि यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो जो डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है प्रिज्म के थ्रू एक सर्टेन वैल्यू के लिए देखोगे मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है और उसके बाद फिर वो एंगल ऑफ डेविएशन जो है प्रिज्म के थ्रू इंक्रीज करने लगता है। तो यहाँ पे जो डेविएशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम डेविएशन, एंड द प्रिज्म इज सेड टू बी मिनिमम डेविएशन पोजीशन। अब आप देखेंगे कि जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन पे होता है तो यहाँ पे एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है,
दैट मीन्स आई इक्वल टू ई। ठीक है, तो आपको अब 2-3 कंक्लूजन याद रखना होगा। पहला, इफ द प्रिज्म इज इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन, लिखते हैं इफ द प्रिज्म इज इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन, देन पहला इसका कंक्लूजन होगा आई इक्वल टू ई, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, यानी यही एंगल पे प्रिज्म जो है वो मिनिमम डेविएशन पोजीशंस अटेंड करता है। ठीक है, ये ध्यान रहे एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इसलिए जो कंक्लूजन आएगा बस उसी को याद रखना है। सेकेंड, R1 इक्वल टू R2, और जैसे ये इक्वल होगा तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2। और थर्ड, देखो जो ये लाइट रे QR है, ठीक है, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड लाइट रे थ्रू द प्रिज्म इज बिकम्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। बहुत तरह से घुमाता है क्वेश्चन, बोल देगा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है प्रिज्म के थ्रू वो बेस के पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको समझ आना है कि प्रिज्म मिनिमम डेविएशन पोजीशन में है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, द लाइट रे, और रिफ्रैक्टेड लाइट रे भी लिख सकते हैं। द लाइट रे हम यहाँ पे नाम ही दे देते हैं, QR इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ये आपका मिनिमम डेविएशन कंडीशंस का जो है कंक्लूजन रहा। तो आपको दोनों चीज याद होना चाहिए, ग्राफ भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ग्राफ से कंक्लूजन ये है कि अगर इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो जो डेविएशन प्रोड्यूस होता है वो डिक्रीज करता है, और एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो डेविएशन प्रोड्यूस होता है वो मिनिमम होता है, और उस मिनिमम डेविएशन जब प्रोड्यूस होता है प्रिज्म के थ्रू, then the prism is said to be in minimum deviation position। तभी जो है उस प्रिज्म को हम लोग मिनिमम डेविएशन पोजीशन पे बोलते हैं। आफ्टर दैट इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इज आल्सो इंक्रीजेड। अगर उसके बाद भी हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कराते हैं तो जो डेविएशन प्रोड्यूस होता है प्रिज्म के थ्रू वो इंक्रीज करता है। ठीक है, अब अगर प्रिज्म मिनिमम डेविएशन पोजीशंस पे हो तो ये आपको तीनों पॉइंट याद रखना है, I इक्वल टू E, R1 इक्वल टू R2 एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट रे QR इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। जो ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे होगा QR, वो हम लोग के बेस के क्या होगा, पैरेलल होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं रिफ्रैक्टिव। देखो इससे हम लोग जो भी प्रिज्म है, प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल और प्रिज्म फार्मूला। ये ध्यान रहे, ये आपको बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशंस आपसे जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, और इसी को हम लोग बोलेंगे प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, अपने यही सेम कंडीशन है, हमने म्यू एज्यूम किए हुए हैं। हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि प्रिज्म क्या है, मिनिमम डेविएशन पोजीशंस पे है। ठीक है, लिखते हैं कि इफ द प्रिज्म is in minimum deviation position, then बताओ I इक्वल टू E, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू हम लोग लेते हैं R, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि then as we know that जो डेविएशन प्रोड्यूस होता है
डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। अब लिखते हैं ए डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन देन ए डेल्टा एम प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई के प्लेस पे कितना लिख लेंगे आई, और डेल्टा एम प्लस ए इक्वल टू 2i आई इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। वो डाउट यहाँ तक? ये डेरिवेशन आपसे पूछता है, प्रेजेंट फॉर्मूला डेराइव करने के लिए आपको एग्जाम में देता भी है, ठीक है। एंड ऑल्सो देखो r1 प्लस r2 इक्वल टू a एंड r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r, दैट मीन्स 2r इक्वल टू a और r इक्वल टू a बाई 2। किसी भी फेस के लिए या तो यहाँ के लिए या यहाँ के लिए आप स्नेल्स लॉ यूज कर लेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग द स्नेल्स लॉ वी गेट, देखो क्या लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, और म्यू इक्वल टू साइन आई के प्लेस पे क्या लिखेंगे डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, ये डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 आर के प्लेस पे, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फार्मूला। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्रिज्म फार्मूला, और ये आप प्रिज्म फार्मूला का डेरिवेशन, ठीक है दोस्तों। अब एक पॉइंट आपको समझना है प्रिज्म से रिलेटेड। देखिए अभी यहाँ पे हमने देखा था कि यहीं पे आप समझो, जैसे ये हम लोग का डेंसर मीडियम और ये क्या है रेयर है, ठीक है। उल्टा करके ऐसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पूरा हम लोग अभी प्रिज्म से रिलेटेड पढ़े हैं लोग, ठीक है, इसमें हम लोग ये मान रहे हैं कि जिस मीडियम में प्रिज्म है, प्रिज्म रेयर मीडियम है, दैट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल is higher than the refractive index of the surrounding medium. That means the prism is placed inside the rarer medium. Prism जो है वो corresponding rarer medium में रखा गया है। If the prism is placed inside the denser medium, then what happen? And the ray diagram. अब देखो यहाँ से ये एक हम लोग अभी ध्यान देना है कि ये हम लोग का क्या है डेंसर मीडियम है, ये हम लोग का हो गया डेंसर मीडियम, ठीक है। अब देखो अब एक यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइट रे जो है वो देखो टुवर्ड द, अब चूंकि डेंसर टू क्या है रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब फिर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो देखो ये रेयर टू क्या है डेंसर, तो ये भी देखोगे ऐसे। कहने का मतलब है कि उल्टा इसमें रे डायग्राम तुमको मिलेगा। अगर डेंसर टू रेयर जाता है तो टुवर्ड द बेस बेंड करता है, यहाँ पे देखोगे रेयर में रखोगे तो, और अगर डेंसर में रखोगे तो अवे फ्रॉम द बेस भी। ये आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगा। इस पर हम लोग फिर एक बार और डिटेल्स पे इस पर डिस्कस करेंगे जब आपको कोई क्वेश्चंस लेंगे, और आपको देखिएगा आपको न्यूमेरिकल्स भी देता है कि उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कि इस पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए आप रे डायग्राम जो है वो ड्रॉ करो, ठीक है। तो हमने बोला कि दो तरह के आप पूरे फेनोमेनन्स या दो तरह के इफेक्ट जो है वो प्रिज्म शो करता है, एक पहला डेविएशंस और दूसरा जो है वो डिस्पर्सन, ठीक है। जो अभी आपको हमने बताया वो आपका था डेविएशंस। नेक्स्ट जो हम लोग का सेक्शन आएगा उसमें हम लोग को डिस्पर्सन्स और डिस्पर्सन से रिलेटेड बहुत सारे फेनोमेनन्स, रेनबो का फॉर्मेशन, टाइप ऑफ रेनबो, ये सब हम लोग को पढ़ना है। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग मी।